हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। फिर चैप्टर आपने रिवाइज किया होगा। तो 6 चैप्टर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की भी जो भौगोलिक सूचना तंत्र है यानी जीआईएस है, तो उसका हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं और कहाँ कहाँ पर ये हमारे लिए लाभदायक है, अच्छी जानकारी और आंकड़े इकट्ठे करने में हमारा सहयोग करता है। तो उस चीज़ों के सभी प्रकार के मॉडल पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड जीआईएस की भी प्रौद्योगिकी का विकास और भौगोलिक सूचना तंत्र किस तरीके से हमारे लिए लाभदायक है, एक बेहतर और सुरक्षित और शुद्ध आंकड़े देने में हमारा सहयोग करता है। तो वो कैसे है कि भी भौगोलिक सूचना तंत्र का जो शुरुआती दौर था वो 1960 के दशक में शुरू हुआ था और इसका ज़्यादा महत्व उस टाइम पे नहीं था, क्योंकि इतनी ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं थी और इतने ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर विकसित नहीं थी। तो इस तरीके से 1991 के बाद जब भौगोलिक सूचना तंत्र का संबंध कंप्यूटर से जुड़ा, तो इसका जो प्रयोग है वो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में हमारे साथ आया और एक ही समय पर बहु कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित होने के कारण यह विभिन्न स्थानों पर भौगोलिक तथ्यों के बारे में जानकारी देना शुरू इसने की। तो इंटरनेट, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में जानते हैं, WW के रूप में जानते हैं, जिसके अंदर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी शामिल होता है, तो बड़े स्तर पर, विश्व स्तर पर भौगोलिक सूचना देने में ये हमारे लिए सक्षम हो गया कि किसी भी क्षेत्र की दुनिया के हमारे लिए जो एक अच्छे इंटरनेट मॉडल के तहत सूचना देने में कारगर सिद्ध हुआ। तो इस समय कंप्यूटर, इंटरनेट और ईमेल की भांति भौगोलिक सूचना तंत्र भी हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि शोधकर्ता हो, उद्योगपति हो, प्रबंधक, व्यापारी या राजनीति किसी प्रकार की चीज़ें हों, तो कंप्यूटर और जीआईएस के बिना हमारा काम नहीं चलता। तो भौगोलिक सूचना तंत्र का हमारे लिए काफ़ी लाभ है और महत्व को हम बेहतर तरीके से जानने के लिए ज़रूरी है कि भी भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों में जीआईएस के उपयोग और अनुपयोग का हमें पता हो कि भी किस तरीके से हम उसका उपयोग और मूल्यांकन करना हमें सिखाता है जीआईएस। तो भौगोलिक सूचना तंत्र का अनुपयोग के क्षेत्र में मोटा मोटा अगर हम आंकलन करें तो वो हमारे लिए क्या है कि भाई उस प्रकार की सारी चीज़ों का भूगर्भ विज्ञान है, जैसे इसके बारे में भूगर्भ विज्ञान किस तरीके से जीआईएस से संबंधित है कि भी भूसंकलन, पर्वत क्षेत्रों की मॉडलिंग करना, मृदा और भूगर्भिक संरचनाओं का विश्लेषण करना, आपदा संबंधित मानचित्रण के लिए भूकंपीय सूचनाओं का विश्लेषण करने में भी बहुत महत्वपूर्ण जो है त्रिविमीय दृश्य प्रस्तुत करता है जीआईएस। जल विज्ञान की अगर हम बात करें तो वर्षा के जल का प्रवाह की मॉडलिंग तैयार करने में कि भी किस तरीके का फ्लो है रेनफॉल का, वो किस तरीके से जीआईएस हमें देता है। उसके बाद भूजल के प्रवाह की मॉडलिंग करना, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का मानचित्रण करना और जलाशयों में भूजल में प्रदूषकों का प्रवेश का मानचित्रण भी करना में हमारा सहयोग करता है। उसके बाद वन विज्ञान एवं कृषि के रूप में कि भी वनों की वृद्धि कितनी है उसकी जांच पड़ताल, आग लगना वनों में, फसलों का उपज प्रबंधन, वनीय उपायों का जो उपज हैं उसका प्रबंधन करना, कृषि में मृदा अपरदन की मॉडलिंग तैयार करना कि भी उस सारी समस्याओं का निदान आसानी से किया जाए, तो उसमें भी जीआईएस हमारा सहयोग करता है। उसके बाद मानव अधिवास, ह्यूमन सेटलमेंट की अगर बात करें कि भी मनुष्य ने अपने बेस पे जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ की हैं, सेटलमेंट तैयार किए हैं, बिल्डिंग तैयार की हैं, शहर बसाए हैं, तो उनमें नगरीय नियोजन की मॉडलिंग करना भी ज़रूरी है। नगरों और कस्बों की वृद्धि का निरीक्षण करते रहना ज़रूरी है। पर्यटन के लिए नगरों और सांस्कृतिक स्थानों का त्रिविमीय दृश्य तैयार करना ज़रूरी है कि भी कहाँ कहाँ पर किस प्रकार का विकास संभव है, तो इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। उद्योगों के क्षेत्र में भी सामान और यात्रियों को लाने ले जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन में का विश्लेषण करने में हमारा सबसे महत्वपूर्ण योगदान जीआईएस का है। बिजली, गैस इत्यादि के वितरण और तारों की पाइपलाइन बिछाने की व्यवस्था करना और लोकेशन तैयार करना, उसमें भी हमारा ये सहयोग करता है। इस तरीके से सरकार की अगर हम बात करें, परिवहन की अगर बात करें, सभी चीज़ों में जीआईएस का महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे संघीय सरकार है या राज्य सरकार है या स्थानीय जो लोकल म्यूनसिपल कमेटियां हैं, तो सुरक्षा समुदाय की नियुक्ति के लिए, नियोजन प्रबंधन के लिए भी इसका प्रयोग
किया जाता है। अगर बात करें सेना की तो मिलिट्री सर्विस में तो युद्ध स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है। शिक्षा की अगर बात करें तो ज्ञान विज्ञान और इंजीनियरिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक और सेकेंडरी स्कूल कॉलेज के प्रभाव क्षेत्र का निर्धारण भी, बसों के रूट का निर्धारण भी इसके माध्यम से किया जा सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ लोकल बॉडीज जो स्थानीय इकाइयाँ हैं प्रशासन की, गृह प्रणाली है, सूचना का विकास करना, ऊर्जा और पेय पदार्थ संबंधी जो जल जैसी जन उपयोगी आवश्यकताएं हैं उसकी सूचना प्रणाली का विकास करना, जन उपयोगी सेवाओं का प्रबंधन करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। उसके बाद बिक्री कला, गृह सूचना का विकास, गृह की वरीयता की मॉडलिंग करना, व्यापार की अगर बात करें तो बैंकिंग सेवाएं हैं, बीमा क्षेत्र है, इमारतों की बिक्री किराया संबंधित है, सेवाएं, खुदरा बाजार है। तो इन सारी चीज़ों का जो प्रयोग है हम इसके अंदर करते हैं। तो पर्यावरणीय जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन है वो कैसी है कि भी पर्यावरणीय एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व प्रबंधन के लिए मध्यम और लघु मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। ओवरले जो तकनीकी वायवीय फोटो हैं, एरियल फोटोग्राफ हैं या उपग्रह प्रतिबिंब हैं जो पिछले लेसन में हमने आपको बताए थे, उनका प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? तो सुविधा प्रबंधन के लिए, बड़े पैमाने पर मानचित्र और परिशुद्ध मानचित्र तैयार करने होते हैं, नेटवर्क तैयार करना होता है तो उसके लिए। उसके बाद जल मार्ग है कि जल मार्गों का रूट है उनका निर्धारण करना, मकानों और गलियों मोहल्लों की व्यवस्था को तैयार करना वो भी ज़रूरी है। इंजीनियरिंग में भी सबसे महत्वपूर्ण इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग और बड़े पैमाने के मानचित्रों की इसमें जरूरत पड़ती है। भूमि सूचना तंत्र की भी किस तरीके की भू संपत्तियों का प्रबंधन किया गया है, इसमें जीआईएस का माध्यम से प्रयोग होता है। भूमि पर सरल मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। कृषि की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भाई किस प्रकार के क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि है और किस प्रकार की सुविधाएं देने की ज़रूरत है, किस प्रकार की कृषि को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, अधिक कृषि उपज में वृद्धि हुई और कम लागत की ओर हमें बढ़ने की ज़रूरत है। तो प्रबंधन किस रूप से चला जाए इसके, तो इस तरीके से इसका प्रयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। भू स्वामित्व तो विवाद की भी इस तरीके से इसका भी निदान किया जाता है। जो भू स्वामित्व संबंधी जो विवाद हैं उसको सुलझाने में सहायता इसके माध्यम से ली जा सकती है। या बड़े आकार पर जो संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पर लोग खनन करते हैं, लकड़ी काटते हैं, उनका विनाश करते हैं वनों का, तो उनको रोकने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो उन सूचनाओं के आधार पर निर्णय लिए जा सकते हैं कि भी किस तरीके से हमें समाधान समस्याओं का करना है। व्यवसाय की अगर बात करें तो वर्तमान में जीआईएस एक ऐसा यंत्र बन चुका है जिसकी सहायता से हम हर प्रकार के जो व्यवसाय का प्रबंधन कर सकते हैं। विद्युत और गैस संबंधी सूचनाएं हैं, दैनिकी रूप से किस प्रकार का वितरण करना है, ट्रांसफार्म विश्लेषण करना है सहायता के लिए जीआईएस की सहायता से, आपूर्ति की बारंबारता को जानना है, तो वो सारी चीज़ें इसके माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा, पर्यावरण के ऊपर किस तरीके का बोझ पड़ रहा है, प्रदूषकों का, वायुमंडलीय प्रभावों का, तो उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वनों का, धरातल के ऊपर वनों का घटता आवरण, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जिससे सही प्रबंधन किया जा सके। भूगर्भ शास्त्र यानी विभिन्न प्रकार के जो भूमि के अंदर खनिज हैं उनका पता लगाने के लिए भी आज हम जीआईएस का प्रयोग कर रहे हैं। जल विज्ञान के बारे में मैंने आपको बताया कि भी अंडरग्राउंड वाटर है या वाटरशेड जो प्रबंधन है उसका प्रयोग भी इसके माध्यम से हम करते हैं। तो क्योंकि विश्व की 80% जो जलीय आवश्यकताएं हैं वो भूजल से ही पूरी होती हैं, तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात आती है भूजल अध्ययन की कि भी उसका महत्वपूर्ण अध्ययन है किया जा सकता है आंकड़ों का प्रयोग करके कि भी कहाँ पर जल उपलब्ध है, कहाँ पर नहीं है, किस प्रकार की गुणवत्ता का उपयोग किया जा सकता है। भूआकृतिक विज्ञान के माध्यम से पर्वत पठार मैदानों का हम जीआईएस के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्रयोग कर सकते हैं। समुद्री विज्ञान, समुद्री तापीय भौतिकी और समुद्री संसाधनों का सर्वेक्षण किया जा सकता है। जलवायु विज्ञान में पर्यावरण संबंधी जो क्षेत्र है उसका प्रबंधन और अनुपयोग जीआईएस का सीमित से किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन भी, जब तूफान और चक्रवात या सूखा पड़ता है तो उसके बारे में चेतावनी संबंधी जो डाटा है वो हम पता लगा सकते हैं आंकड़ों के से अध्ययन करके। भूमि उपयोग आयोजन है कि किस तरीके से सर्वेक्षण करके भूमि उपयोग की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मानचित्रण कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का। सेना संबंधी में मिलिट्री क्षेत्र में बताया आपको कि भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जीआईएस का प्रयोग करना।
उसके बाद परिवहन है कि रेल तंत्र है, सड़क तंत्र है या बेहतर जो रूट सेवाएं हैं उनका प्रयोग। सीसीटीवी कैमरों की सूचनाओं की भौगोलिक सूचना तंत्र से सम्मिलित करके हम वाहनों की गति पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। सॉइल फर्टिलिटी को जानने के लिए भी आज हम जीएस का प्रयोग कर रहे हैं। मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए भी आज हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब अपराध का मानचित्रण की भी आर्थिक कारणों से किस प्रकार के आपराधिक सामाजिक तत्व, सामुदायिक तत्व और अन्य कारणों से किए जाते हैं, तो उनसे संबंधित मानचित्रण भी हम तैयार कर सकते हैं और अंकुश लगाने में सहयोग कर सकते हैं। ऐतिहासिक भूगोल की अगर बात करें तो ऐतिहासिक भूगोल सूचना तंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो भूतकाल के आंकड़ों का एकत्रीकरण और प्रदर्शन करती है। प्राचीन काल में मानचित्रों के महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं और आधुनिक भौगोलिक सूचना तंत्र पर आधारित मानचित्रों का इसमें समावेश किया जा सकता है। तो धीरे धीरे जीआईएस का आधार पर ऐतिहासिक भूगोल का भी अध्ययन किया जा रहा है। दूसरी बात करें कि भी भौगोलिक सूचना तंत्र और उपभोक्ताओं का वर्ग किस तरीके की कैटेगरी बनाई गई हैं। 3 वर्गों में इसको बांटा गया है। एक तो दर्शक, उसके बाद साधारण उपभोक्ता और दूसरे विशेषज्ञ। दर्शक क्या है कि वे आम आदमी केवल रेफरेंस मटेरियल प्राप्त करने के लिए भौगोलिक आंकड़ों का कभी कभी प्रयोग करता है। किसी भी चीज़ की जानकारी लेने के लिए भौगोलिक सूचना तंत्र का प्रयोग करता है। उसके बाद साधारण उपभोक्ता की अगर बात करें तो पेशेवर लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो व्यापारी हैं, व्यावसायिक सेवाओं में हैं, निर्णय लेने वाले हैं, उपभोक्ता वर्ग है। तो वो सारे संसाधनों का नियोजन, वैज्ञानिक, इंजीनियर, वकील, व्यापारी, ये सारे इसमें अंदर शामिल होते हैं, जिससे कि अभी विभिन्न सूचनाओं की आवश्यकताओं के लिए संशोधन या संपोषण का प्रयोग करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं को यह वर्ग जो है भौगोलिक सूचना तंत्र में सफल उपयोग में सक्षम भी है। ये भी अच्छे तरीके से जीआईएस का वो प्रयोग कर सकता है। उसके बाद विशेषज्ञ आते हैं, स्पेशलिस्ट आते हैं भी। इनका विशिष्ट ज्ञान के कारण भौगोलिक सूचना तंत्र का जो वास्तविक रूप है सक्रिय रहता है। अच्छे तरीके से विश्लेषण और मॉडलिंग करके डाटा तैयार करते हैं। तो भौगोलिक सूचना तंत्र के अनुप्रयोगों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। केस स्टडी यहाँ पर दे रखी है कि भौगोलिक सूचना तंत्र के अनुप्रयोग में रेल मार्ग को बिछाना किस तरीके से संरेखण करना महत्वपूर्ण है कि भी रेलवे लाइन को बिछाया जाना जरूरी है। तो किस तरीके से हम जीएस का प्रयोग करके पुलों का निर्माण करते हैं। रेल मार्ग के ऊपर सड़क यातायात के पुलों का भी निर्माण करना जरूरी होता है। तो विभिन्न प्रकार की धन संबंधी व्यय की आवश्यकता, ऊंची भूमि और टीलों को काटने संबंधी, वनों को काटने संबंधी वन और भूमियों को बढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो इसके का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आवासीय सर्वेक्षण किया जाता है, प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जाता है, 3-4 मार्ग सुझाए जाते हैं, विस्तृत सर्वेक्षण फिर किया जाता है जिससे धन की बचत की जा सकती है। तो इसमें जीआईएस का हम बेहतर उपयोग भी करते हैं। क्षेत्र की स्थिति का ज्ञान लगाने के लिए कि किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, सड़क मार्ग की पहचान करना, मिट्टी और सॉइल फर्टिलिटी की पहचान करना, अपनाई गई प्रणालियाँ जो हैं विश्लेषण पदांकों के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है कि भी भूमि के उपयोग को अनेक जो वर्गों में बांटकर और रेल मार्ग का निश्चित करने के लिए प्रति भूमि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा सके, जिससे मानव निवास और आवरण वाले क्षेत्रों को भी कम प्राथमिकता दी जाती है। जहाँ पर मनुष्य नहीं रहता, एग्रीकल्चर भूमि नहीं है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयोग करें। उसके बाद दूसरी केस स्टडी की बात अगर है तो भौगोलिक सूचना तंत्र की सहायता से विद्युत वितरण प्रणाली का भी विकास किया जाता है कि भी किस तरीके से हम बिजली की जो वितरण प्रणाली है उसको अनुकूल कर सकें, क्योंकि वे विधियाँ जटिल और अक्षम होती हैं। इसके प्रयोग बहुत सा धन भी व्यर्थ होता है। अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण पुरानी जो विधियाँ हैं वो हो गई हैं। तो इसमें तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की जो वेलाचारी क्षेत्र को लिया गया है, जिसमें अनेक प्रकार की जो विद्युत वितरण प्रणाली की विधियाँ बनाई गई हैं, जिसमें आंकड़ों का स्रोत और स्थलाकृति मानचित्रण तैयार किए जाते हैं। अतिरिक्त उपभोक्ताओं को खाता नंबर, नाम, पता, खंभे के जानकारी के साथ विद्युत प्राप्त करते हैं। इस प्रकार विद्युत वितरण का जाल में लगी हुई तारों और ट्रांसफार्मर से सूचनाएं प्राप्त की जाती थी। तो मानचित्र निर्माण इसका किया जा सकता है। ये विभिन्न क्षेत्रों में किस तरीके से मानचित्रण करके हम सूचनाएं और सेवाएं दे सकते हैं। उसके बाद आती है तीसरी केस स्टडी। तीसरी केस स्टडी में क्या दे रखा है, अभी पर्यटन संबंधी साइट का विकास करना कि भी कहाँ पर पर्यटन का विकास किया जा सकता है। रेलवे लाइनें बिछाई जा सकती हैं, अस्पताल और बैंक पर्यटन क्षेत्रों को स्थान दिया जा सकता है, उनकी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो इनकी आवश्यकता है जो छोटा और बड़ा आकार करके हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सूचनाएं
कंप्यूटर में उपलब्ध कराई जा सकती हैं। और जीएस का अनुप्रयोग न केवल भूगोल बल्कि विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में हो रहा है। कि भी बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर हम आज जीएस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो सबसे बड़ी आवश्यकता है जीएस की, और भविष्य में इसकी अनिवार्यता बनती जा रही है। क्योंकि आज हम अपने छोटे से मोबाइल में भी हम जीएस का प्रयोग करते हैं, उससे बहुत सारे जो आंकड़े हैं या जानकारियाँ हैं वो प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो किस तरीके से आज हमारे लिए जीएस जो है भविष्य में भी कारगर सिद्ध होगा, और आज भी कारगर सिद्ध होता जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जीआईएस है किस तरीके से हमारे लिए आवश्यक है और किस तरीके से महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन था आपके लिए शॉर्ट आंसर टाइप। इसके अंदर क्वेश्चन आपके हैं वो भी तैयार कीजिए और लेसन को साथ साथ रीड करिए। कुछ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, जैसे कृषि भूमि स्वामित्व वाला मैंने आपको बताया था, योगदान की व्याख्या करें, या उपभोक्ता और भौगोलिक सूचना तंत्र का निबंध लिखिए। यानी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके सारे के सारे लेसन के अंदर हैं, इनको आप रिटर्न साथ साथ करते रखिएगा, जिससे आपको बाद में भी याद रहें और याद करने में आसानी हो। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।